हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी में कहाँ तक देख लिया है, मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें कि आपने जो बेसिक पॉलिटी पढ़ना थी हमको, बेसिक राज्य व्यवस्था वाला जो पोर्शन लिखा हुआ था आपने, उसमें आपने लेजिस्लेचर को देख लिया है, सीएम, गवर्नर और आपकी जो COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको आपने देख लिया है कि क्या होता है। प्लस साथ में आपने थोड़ी सी जुडिशियरी वाला पार्ट जो होता है वो भी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना आपने देख लिया है। अब हम उसी में सेकंड पार्ट जो हमने बनाया था, हमने बोला था कि हमको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन पढ़ना है ना। तो 73rd और 74th डायरेक्टली क्यों बोला मैंने जानबूझ के वहाँ पे ये लिखा था ताकि आप लोगों को एक चीज़ वहाँ से याद हो जाए कि हमें 73rd और 74th पढ़ना है, मतलब उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले पंचायती राज व्यवस्था। अब इन जनरल क्या होता है, आप लोग सब पंचायती राज व्यवस्था बोलते हो और उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग से याद रखना पड़ता है। तो मैंने पहले अमेंडमेंट बता दिया, उसके अंदर बता रहा हूँ कि 73rd के अंदर और 74th के अंदर हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नेंस की बात की गई थी, स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। इसमें भी आपको ये बताया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे हम लोगों ने पंचायत को जोड़ा है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोगों ने नगर पालिकाओं को, मतलब म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं अपने पास, इनको अब हमको पढ़ना है डिटेल में। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पंचायती राज व्यवस्था का कैसा क्या सीन है, इंपॉर्टेंट क्यों है आप पूछेंगे, तो मैं इसलिए बता देता हूँ पहले आपको कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक आधार पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, मतलब वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ तो उसके बाद पहली बार किसी राज्य ने अगर पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, तो वो मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, मध्य प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर अपने यहाँ पर सबसे पहले लागू किया था भारत में। ठीक है, चलिए तो देखो एक बेसिक चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? सॉरी, मतलब स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मतलब इसको बोलेंगे आप रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा आप पढ़ेंगे नगरी, या इसी को आप बोलते हैं शहरी, है ना, शहरी स्थानीय स्वशासन। ये दो बातें करना है इसमें। इसको क्या बोलेंगे आप, तो बोलेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्लियर? अब ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पंचायत को। किसको पढ़ते हैं हम लोग? पंचायत को। ठीक है, पंचायत को जो पढ़ते हैं, तो पंचायत मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही पंचायत लिखा हुआ है, सीधा पंचायतें। क्लियर? अब इन पंचायतों को जब ऐड किया गया, तो अभी मैं इसकी स्टोरी बता दूंगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली अभी याद रखिए कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992, ईयर भी याद रखना है आपको। दूसरा, अगर हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये जो है इसमें हमारा लिखा हुआ म्युनिसिपैलिटी। क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपैलिटी, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं नगर पालिकाएं। देखेंगे डिटेल इसका क्या है अंदर। अब इसमें क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये किस में है, तो ये अपना है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये 73rd और 74th आपको पढ़ना है। क्लियर? देखिए, ये तो बेसिक चीज़ हो गई, हम पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझिएगा, हिस्ट्री से ही चल के आना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके इंडिपेंडेंस के बाद से जो घटनाक्रम हुए हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़, और आपको पता ही है अभी चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनती है कि हो सकता है इससे आपसे एक आध क्वेश्चन को पूछ ले लोकल सेल्फ गवर्नेंस से। तो पहली चीज़ देखिए, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे बाद हमें ये पहले से पता था कि इंडिपेंडेंट जब हम होंगे तो हमें एक अपना संविधान चाहिए होगा, हमारा खुद का एक ऐसा कानून जो हमारे ही लोगों द्वारा बनाया गया हो और हमारी जनता के लिए ही
जनता के ऊपर लागू हो, जनता को वो किसी दायरे में रखे और जनता के ही लिए वो क्या कर सके, जनता के लिए ही वो बेनिफिशियल हो या कल्याणकारी हो। ये बात सोच समझ के हम लोगों ने क्या बनाया, हमारा संविधान बनाया। तो जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे, वो जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन लोगों के दिमाग में ये बात थी कि जितना पॉसिबल हो सके देश का विकास किया जाए, लोगों तक आर्थिक समानता पहुंचाई जाए, लोगों के बीच में इक्वेलिटी लेके आई जाए, क्लियर, और देश के विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि भागीदारी होना चाहिए, देश के विकास होना चाहिए, उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी हो, सभी तक विकास पहुँचे, ये सारी जो बातें थी, ये बातें हमारे गाँवों से जुड़ी हुई थी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि गाँव में आप देखेंगे कि उस समय और आज की डेट में भी भारत जो है वो एक, मतलब भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, अधिकतर जनता जो है वो कहाँ रहती है? गाँवों में निवास करती है। मतलब सीधी सी बात थी कि अगर गाँव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, ये बात पहले से समझ में आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे एक राष्ट्रपिता, जिनको आप बोलते हो महात्मा गांधी जी का ओपिनियन ये था, वे ये सोच रहे थे उस समय कि अगर हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हो जाते हैं जिसमें गाँवों से आपकी शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाए, मतलब शासन व्यवस्था या शासन कहाँ तक पहुँच जाए, आपके गांव तक पहुंच जाए। तो अगर गांव तक का शासन व्यवस्था से स्टार्ट होगा, गांव तक शासन पहुंच जाएगा, तो भारत के विकास में ये अहम योगदान दे सकता है। ये बेसिक चीज़ थी। तो गांधी जी क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे नहीं, गांधी जी ने केवल अपना ओपिनियन रखा, और क्योंकि गांधी जी का कद उस समय इतना बड़ा था कि बाकी जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे वो गांधी जी की ये बात मानने को तैयार थे। बट क्या है, यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंस था। कुछ सदस्य मान रहे थे कि गांधी जी का जो कहना है कि गांवों से विकास होना चाहिए, जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, गांव तक होना चाहिए, या लोकतंत्र की जो पहुंच है वो गांव तक होना चाहिए, डेमोक्रेसी गांव तक होना चाहिए, विलेज तक। और बाकी लोगों का ओपिनियन था कि ऐसा नहीं है, देखो गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं है, XYZ जो भी उन्होंने तर्क दिए हों उस समय कि हमारे गाँव के जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन इतनी नहीं है, अभी लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है ना, साक्षरता नहीं है, तो उनको इतनी बात समझ में नहीं आएगी, शायद वो शासन व्यवस्था ना चला पाएँ। तो ये दोनों बातें, पक्ष और विपक्ष सब बातें डिस्कस होने के बाद संविधान में इतनी बात समझ में आई कि क्योंकि दोनों मतभेद थे, दो पार्टी, मतलब एक पक्ष था जो मानने को तैयार था, चाह रहा था कि गाँवों तक व्यवस्थाएं हों, और दूसरा ये चाह रहा था कि नहीं, गांव में क्योंकि साक्षरता वगैरह नहीं है तो वहाँ से ये शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है, देश वहाँ से सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, हमारा जो संविधान बनाना, तो संविधान का एक पार्ट 4 है, पार्ट नंबर 4। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 जो है ना, ये क्या बात करता है, तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है DPSP। क्या लिखा है? DPSP। आप बोलेंगे DPSP क्या है, तो ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब, तो इसका मतलब है कि इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसको क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब, तो आप बोलेंगे कि ये कुछ ऐसा पार्ट था संविधान का, एकमात्र ऐसा पार्ट था, पार्ट नंबर 6, जो लिखा तो संविधान में था, संविधान हम सबके ऊपर लागू था, लेकिन पार्ट नंबर 4 ऐसा था जो जरूरी नहीं है कि हर राज्य जो है वो उसको लागू करे। ठीक है, या ये समझ लीजिए कि जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें जितने भी आर्टिकल लिखे हुए थे वो ये जरूरी नहीं थे कि वो आर्टिकल को अपने यहाँ पर वो राज्य इंप्लीमेंट करे। बस इसमें इतना लिखा हुआ था कि अगर राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, राज्य अगर चाहे तो वो लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु, किसके लिए? लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु, राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु इस पार्ट के जो भी आर्टिकल हैं उनको यहाँ पर 1, 2 या पूरे अपने यहाँ क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु लागू कर सकता था, क्योंकि प्रावधान तो था, परंतु क्या बोलेंगे, परंतु बाध्यकारी नहीं था, परंतु यह प्रावधान बाध्यकारी नहीं थे, मतलब बाउंडेड नहीं था आपका राज्य कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। ठीक है, चल, तो देखो अब यहाँ पे ये बात तो हो गई। तो ये जब पार्ट बन रहा था, ये पार्ट बना रहे थे, तो उन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि यार देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाँव तक वो व्यवस्था होना चाहिए, लोकतंत्र का पहुंच गाँव तक होना चाहिए, और कुछ लोगों का मना करने का था। तो यहाँ पर एक निर्णय निकाला गया। अगर आप देखेंगे तो आपका जो पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 4 के अंदर हम अनुच्छेद की बात करें, अगर ये है अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर यहाँ कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें जो आर्टिकल आता है वो आता है 36 to 51। कितने?
36 to 51 किसके अंदर आएगा? पार्ट नंबर आपका 4 के अंदर। अब इन आर्टिकल में, इस आर्टिकल में एक आर्टिकल नंबर था, आर्टिकल नंबर 40। कौन सा था? आर्टिकल 40। ये आर्टिकल 40 क्या काम कर रहा था? तो जो बातें ये बात कर रहे थे यहाँ पर पंचायत के बारे में, तो वैसा ही हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 14 में संविधान बनाते समय आर्टिकल 14 में क्या लिख दिया? ग्राम पंचायत। क्या लिख दी? ग्राम पंचायत। क्लियर है ना? ये बात कर दी। अब यहाँ पे लिखने से इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जिस राज्य को बात मानना थी कि ठीक है मेरे यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों ने तो बात ठीक है इम्प्लीमेंट कर दिया। और अगर जिनको नहीं मानना थी, जिनको लगा कि हमें वैसी व्यवस्था नहीं है, तो फिर उन लोगों ने ये बात नहीं मानी, या सिंपल से समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपने यहाँ पे इस बात को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती? मतलब हम लोगों ने सीधा सा यहाँ पे क्या कर दिया था? पंचायत की व्यवस्था कर दी थी। किसकी व्यवस्था कर दी थी? पंचायत की। ठीक, अब सुनो, देखो आर्टिकल नंबर 40 में आने से क्या होगा? आर्टिकल 40 में आने से किसी के लिए बाध्यकारी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके रेंज में आ रहा था। किस में? हमारे पार्ट नंबर 4 की रेंज में। तो ये बाध्यकारी अगर नहीं है, बाउंडेड नहीं है, तो हमारे यहाँ के किसी राज्य ने, लगभग ये समझ लीजिए कि उस समय संविधान बनने के बाद किसी राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक, तो अब क्या फर्क पड़ा कि जो हमारे महात्मा गांधी जी जो सोच रहे थे कि देश का विकास कैसे होगा, गांव का विकास करके, उनका सिंपल सा कहना था कि गांव का विकास करो, ऑटोमेटिक भारत का विकास है उसमें। तो गांव का विकास उस समय रुक गया, मतलब गांव तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, सरकार की पहुंच गांव तक नहीं हो पा रही थी। तो जब विकास रुका तो इन लोगों को ये बात समझ में आती है, उस समय की सरकार को, जो दैट टाइम जो प्रेजेंट सरकार थी, उनने ये सोचा कि यार ये जो बात हो गई ये तो गलत हो गई, अब गांव में विकास नहीं हो रहा। तो इन्होंने कुछ और प्रावधान लाए, ना कि आपकी पंचायत वाला। तो वो जो प्रावधान क्या लेके आए थे उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगी, 2 अक्टूबर 1952 को, कब? 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने एक प्रोग्राम लेके आए थे जिसको इन्होंने बोला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोला इन्होंने? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको एज इट इज ये याद रखना है, इसकी डेट स्पेशली, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? अब ये क्या था? ये था, इसको बोला जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये किससे रिलेटेड था? तो ये वही था कि क्या सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, इस कार्यक्रम को लाकर, मतलब ये प्रावधान है या ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, सोशल जस्टिस कर पाएंगे, सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे, मतलब आर्थिक विकास कर पाएंगे, सामाजिक विकास कर पाएंगे, गांव तक या देश के विभिन्न हिस्सों तक। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट ईयर, मतलब 1952 के बाद 1953 में एक और चीज़ होती है। 1953 में हमारे यहाँ पे आता है नेशनल एक्सपांशन स्कीम। हमारे यहाँ क्या आती है? नेशनल एक्सपांशन स्कीम। तो हम इसको बोलेंगे नेशनल एक्सपांशन स्कीम। कब आई? आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वो आती है कब? 1953 में। चलिए, ये नेशनल एक्सपांशन स्कीम क्या थी? तो इसको बोला जाता है राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय विस्तार योजना। ये भी किससे संबंधित थी? तो ऑलमोस्ट ये भी संबंधित थी आपके ऊपर जैसे प्रावधान जो आपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लाए थे वैसे ही। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम या दोनों स्कीम्स जो थी ये चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये चलाया था। क्यों? गाँवों का विकास करने के लिए। लेकिन होता क्या है, ये दोनों प्रोग्राम रन तो हो गए, चल तो गए, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाया। इनका जब योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया ना, तो फिर सरकार को लगा कि ये हमारी जो प्रोग्राम बनाए हुए तो फेल होते जा रहे हैं, मतलब इसका कोई फेल होने का इन द सेंस कि इसका कोई रिजल्ट आउटपुट हमको पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है कि ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने जनवरी 1957 में, कब? जनवरी 1957 में एक काम किया। उन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। ठीक है, जिनको BR मेहता भी बोला जाता है। इन व्यक्ति की BR मेहता, ठीक है, इन व्यक्ति की अध्यक्षता में, इन व्यक्ति की प्रेसिडेंटशिप में इन्होंने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया। कौन सी कमेटी कहलाई वो? तो वो कहलाई BR मेहता कमेटी। क्यों बनाई थी? तो BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी, वो ये जो आपकी नेशनल एक्सपांशन स्कीम और आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रिजल्ट हमें मिल रहा था, जो पॉजिटिव नहीं था हमारे लिए, उसके सुझाव के लिए कि बताइए इनमें क्या कमी रह गई, या ये फेल होने का क्या कारण है, या अनसक्सेसफुल होने का क्या कारण है। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी, ये बनी कब? आप याद रखेंगे, जनवरी 1957 में। और इन्होंने उसी साल मतलब आपके
1957 में, और वो शायद नवंबर में है, नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? सरकार को दे दी। 1957 में जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश अपनी सरकार को सबमिट की ना, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला? इन्होंने दो तीन बातें बोली थी। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने बलवंत राय मेहता ने बोल दिया कि एक काम करिए, ये सब प्रोग्राम चलाने से नहीं होगा, आप तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था ले आइए। क्या ले आइए? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये इन्होंने बोला, जबकि हम एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको इसके, पंचायती राज सिस्टम ले आइए आप भारत में। क्लियर? ये क्या था? ये क्या था? तो ये इनकी रिपोर्ट आई थी। आप इसको ऐसा लिखेंगे कि ये इनकी क्या थी? रिपोर्ट। कब? 1957 में। रिपोर्ट में क्या बोला गया था? पंचायती राज व्यवस्था। मतलब ये इनका क्या था? सजेशन था। ठीक, अब सुनिएगा ये सजेशन का क्या सीन है। अब देखो, बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनाई गई है, कभी आपसे पूछे कि बताइए, सीधा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बताइए पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित पहली कमेटी कौन सी है? तो कभी भी आंसर आप पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं बताएंगे। रीजन जानिए उसके पीछे का। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो बनाई गई थी, ये सीडीपी और एनईएस जो आपने बनाया था, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करने के लिए, या बोल दीजिए कि इनको स्टडी करने के लिए ये फेल क्यों हुई है। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में, तो उन्होंने जो अपना सजेशन दिया था वो नवंबर 57 में ही दे दिया था, और पंचायती राज व्यवस्था उनका सजेशन था, ना कि यहाँ से आप ये समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी है। क्लियर है ये बात? यहाँ से मतलब ये समझ में आता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने केवल सजेस्ट किया है और बोला है कि पंचायती राज ले आओ, ना कि ये पंचायती राज की कमेटी थी। क्लियर? दूसरी बात, एक तो इन्होंने पंचायती राज सिस्टम लाने को बोला, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आता है, क्यों इनका नाम पढ़ा जाता है, वो ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 टायर सिस्टम अपनाने को बोला था। क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो पंचायत लेके आओगे आप, उसमें 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायत। किसने बोला था? ये बोला था बलवंत राय मेहता ने। इनकी कमेटी की जो सिफारिश गई थी सरकार के पास, उसमें बोला था पंचायती राज व्यवस्था कैसी होना चाहिए? त्रिस्तरीय। तो उन्होंने बोला एक तो आप ग्राम पंचायत बना दो गांव लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे आप क्या बना दीजिए? ग्राम पंचायत। दूसरी आप ब्लॉक लेवल पे बना दीजिए पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल पे क्या बना दीजिए? पंचायत समिति। और जिला लेवल पे आप बना दीजिए जिला परिषद। जिला लेवल पे क्या बना दीजिए? जिला परिषद। तो इस तरीके से इनके 3 टायर सिस्टम भी क्या था इनका? ये भी इनका सजेशन था। क्लियर है क्या ये बात? यहाँ तक समझ में आ गया है ना? बलवंत राय मेहता वाली बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए देखो, अब जब इन्होंने सजेस्ट किया ना, तो एक चीज होती है, परिवर्तन होता है कि 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश में पहली बार राजस्थान के नागौर में, कहां पर? राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था इंप्लीमेंट होती है, पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम इन द इंडिया, या फर्स्ट टाइम नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंप्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम। अब अभी आप बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते हुए तो बोल रहे थे कि वो तो मध्य प्रदेश है, और ये तो आप बोल रहे हो कि राजस्थान है। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे, अगर आपसे ऐसा जो मैंने क्वेश्चन बोला है तो आप आंसर करेंगे राजस्थान। ठीक है? और आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। करने वाला राज्य राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पे? तो आप बोलोगे नागौर में। क्लियर इतनी बात? ठीक है? वाला पहला राज्य भारत का। ठीक है? और इसी के देखे 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे क्या कर दिया था? आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे क्या बना दी थी? पंचायत बना ली थी। आंध्र प्रदेश ने भी इंप्लीमेंट कर दिया था। ठीक है? डेट ये नहीं है, डेट बाद में आता है, शायद 10 अक्टूबर है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना। देखो यहाँ से देखो, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959। ये 2 अक्टूबर इसलिए आ रहा है क्योंकि गांधी जी का बर्थडे, और गांधी जी का विजन यही था। गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि विकास करना है तो गाँव में क्या कर दीजिए आप? विकास के लिए गाँव में भी सरकार बना दीजिए, लोकल सरकार बना दीजिए। गाँव का विकास होगा तो अपने देश का विकास हो जाएगा। तो ये डेट्स आपको ईजी रहेगी याद करने में। सभी डेट है आपकी 2 अक्टूबर के आसपास की। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद क्या होता है
कि इसके बाद ये आप मतलब ये समझ लीजिए कि भारत के लगभग ऐसा लिखा रहता है कि भारत के लगभग आधे राज्यों ने 1960 के डेकेड में, मतलब 1960s का जो डेकेड दशक था, उसमें लगभग आधे राज्यों ने तो पंचायती राज व्यवस्था ले आए, लेकिन बाकी राज्य नहीं ला पाए। अब वो बाकी राज्य जो नहीं लाए उनके लिए क्या किया जाए। तो सरकार को ये बात समझ में आ रही थी कि ऐसे तो नहीं मानने वाले ये लोग, ठीक। तो क्या किया इन्होंने, फिर से एक कमेटी बनाई। क्या बनाई, फिर से एक कमेटी बनाई, जिसका 1977 में, कब बनती है वो कमेटी, 1977 में। और ये जो कमेटी होती है इसका नाम होता है अशोक मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी ये, अशोक मेहता। अब अशोक मेहता कमेटी जब बनती है ना, अशोक मेहता समिति जब बनती है, तो ये कमेटी स्पेशली बनाई गई थी किसके लिए, ये बनाई गई थी स्पेशली आपकी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि दिस वॉज दी फर्स्ट कमिटी established फॉर पंचायती राज सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई। अब समझ में आ गया होगा शायद आपको कि बलवंत राय मेहता को मना क्यों कहा था। अशोक मेहता कमेटी बनाने के बाद बोला ही ये था कि आप क्या करेंगे, आप हमें सजेस्ट करेंगे कि देश में ऐसा क्या किया जाए कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था सभी राज्य लागू करें। तो अशोक मेहता कमेटी जो आई, इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इनकी जो सजेशंस थे, इनकी रिपोर्ट में जो सजेशन आए वो क्या आए, तो सजेशन में इन्होंने बोला कि एक काम करो, 3 टायर सिस्टम मत लाओ, आप 2 टायर सिस्टम लाओ। आप क्या लेके आओ, 2 टायर सिस्टम। इतनी सी बात बोली और इन्होंने, तो इनकी बात और जो कोई खास नहीं थी इस रिपोर्ट में, आपको याद रखने जैसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला 2 टायर सिस्टम ले आओ, जिला परिषद बना दो और मंडल पंचायत बना दो, जिला परिषद मंडल पंचायत बना दो, खत्म करो। अब क्या होता है, इनकी बात कोई खास मानी नहीं गई, ठीक है। इनकी जो रिपोर्ट, अब बोलेंगे रिपोर्ट्स जो आई है आपकी नेक्स्ट ईयर, रिपोर्ट आती है इनकी 1978 में, और सजेस्ट क्या किया, 2 टायर सिस्टम सजेस्ट कर दिया। तो इनकी तो बात चली गई, ठीक। अब क्या होगा, तो क्योंकि ये यहाँ पे बात खत्म हो, मतलब अभी पंचायत की व्यवस्था के लिए जो आप सोच रहे थे वो तो बात पूरी हुई नहीं, तो पंचायतें तो बनाना है, तो पंचायत बनाने के लिए आप और क्या करेंगे। तो अब इसके बाद फिर एक कमेटी आती है, ठीक है। अगली कमेटी देखते हैं हम, मैं आपको एक बार में याद करवा दूंगा, देखो बड़ी आसानी से याद हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, है ना। तो आप बोलेंगे कि 1985 में, अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग 1978 तक की तो बात हो गई। अब 1985 में हम देखेंगे कि एक और कमेटी बनती है जिसका नाम होता है GV राव कमेटी। GV राव कमेटी, ये कमेटी भी बनाई किसके लिए गई थी, तो बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए इनके। लेकिन सजेशन आपको याद नहीं करना है, सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, माने भी नहीं गए हैं सरकार के द्वारा। तो आप बस इसलिए याद रखिए कि कई बार अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको बोल देता है कि बताइए इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए नहीं है ना। अगर ऐसा पूछ लेगा, इस वजह से मैं आपको 2-4 कमेटी के नाम एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको जो पढ़ना है वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट होते जा रहा है वो मैं नोट डाउन करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो, GV राव कमेटी। अब GV राव कमेटी की तो कोई रिकमेंडेशन खास मानी नहीं गई। तो इसके बाद एक और कमेटी आएगी जिनका नाम है आपका 1986 में आएंगी वो कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। 1986 कौन सी कमेटी आती है, LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। अब ये कमेटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। LM सिंघवी कमेटी जो होती है ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसके बारे में सुनिएगा। LM सिंघवी कमेटी जो थी, इन्होंने क्या बोला था कि भाई साहब देखो, ऐसे तो कोई आपकी बात नहीं मानने वाला, ऐसे कोई आपकी बात नहीं मानने वाला, मतलब आप कितने ही कुछ प्रोग्राम लेके आ जाओ, कुछ भी कर लो, हर राज्य बात माने जरूरी नहीं है। तो आप एक काम करो, जो आपका पंचायती राज जिसके लिए आप हमारी कमेटी बना रहे हो बार बार, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का आप संवैधानिकरण कर दो। संवैधानिकरण करने का मतलब क्या है कि संविधान में उसको जगह दे दो अलग से, और संविधान में जब आप उसको जगह दोगे, कहाँ पे अलग से क्यों बोल रहे हैं अलग से जगह देना, मतलब DPSP के अलावा जब आप कहीं और उसको रखोगे पंचायती राज व्यवस्था को, तो उस समय हर राज्य बाध्यकारी हो जाएगा, हर राज्य बाउंडेड हो जाएगा इस चीज़ से कि उसको ये बात मानना ही पड़ेगी। तो फिर इन्होंने क्या किया, फाइनली एक सजेशन जो इनका था वो बाद में जाके मान लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था, LM सिंघवी कमेटी जो है, इनकी जो सजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इनका सजेशन या रिकमेंडेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दो, आप क्या कर दो, उनका संवैधानिकरण कर दो, लाइजेशन ऑफ पंचायती राज या पंचायत, है ना। मतलब आप इनको क्या कर दो, संवैधानिकरण कर दो, सिंपल सी बात। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे इन्होंने संवैधानिकरण करने की बात कही, संवैधानिकरण करने की बात कही, एक बात हो गई इनकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इनकी रिकमेंडेशन अपन ने समझ ली कि इतनी है, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है
एक और कमेटी बनाई जाती है। इनके बाद एक और कमेटी आती है जो आती है 1988 में। कब आती है? 1988 में, जिनका नाम था थंगुन समिति। क्या नाम था? 1988 की कमेटी जिसका नाम था थंगुन कमेटी। ठीक है, तो ये थंगुन कमेटी जो थी, ये थंगुन कमेटी ने क्या बोला, तो इनके बारे में सुनिए। थंगुन कमेटी बोलती है कि एक काम करो, पहली बात तो ये जो अंकल बोल के गए हैं पहले, कौन? LM सिंघवी अंकल, ये बात बिल्कुल सही बोले। तो एक चीज़ तो इन्होंने भी पहली रिकमेंडेशन यही थी, क्या बोला था कि इसका संवैधानिकरण हो जाना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। इन्होंने साथ में एक चीज़ और बोल दी थी कि आप संविधानीकरण तो करो ही करो, साथ में टेन्योर जो है, पंचायत का जो कार्यकाल है टेन्योर, वो रखिए आप 5 साल। कितना रखिए? 5 ईयर्स। मतलब इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना रखना पड़ेगा? 5 ईयर्स रखना पड़ेगा। क्यों ये लिखे रिकमेंडेशन? 2 रिकमेंडेशन के लिए तो कमेटी बनेगी नहीं, कमेटी बहुत सारे रिकमेंडेशन देती है, लेकिन हम वही लिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये टेन्योर इनका 5 साल रखने को कहा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर ये कमेटी वाला सिस्टम पूरा हो गया ख़त्म। ठीक, अब थोड़ा सा समझिए और आगे का। इसके बाद 1989 में, कब? 1989 में हमारे यहाँ पे सरकार थी उस समय की सरकार की बात कर रहे हैं, 1988 की हम, है ना। तो 1988 में जो सरकार थी वो थी राजीव गांधी की सरकार। किनकी सरकार थी? राजीव गांधी। आखिरी की बात है ये। तो राजीव गांधी की सरकार, मतलब ये आपको मैं एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो आप इसको समझ लीजिए अप्रैल 1989 सॉरी, है ना। तो ये क्या है? राजीव गांधी की सरकार उस समय। अब राजीव गांधी की जो सरकार है ना, राजीव गांधी गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, जो ये बातें सब रिकमेंडेशन आ रही थी, ये जो बातें सारी रिकमेंडेशन आ रही थी, इन रिकमेंडेशंस को लेकर इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसको आपने बोला है विधेयक। बताया मैंने आपको, बिल को क्या बोला जाता है? विधेयक बोला जाता है ना। विधेयक प्रस्तुत किया कहाँ पर? लोकसभा में। तो लोकसभा में जब प्रस्तुत किया तो आपने बोला कि ठीक है, लोकसभा से तो वो क्या हो गया? पास हो गया। लोकसभा से वो क्या हो गया? पारित हो गया। लेकिन जब ये राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। और जब कोई विधेयक अगर मान लीजिए एक हाउस से तो पास हो जाता है, दूसरे हाउस से नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं कि वो क्या होगा? तब वो कानून नहीं बन पाएगा, पहली चीज़। ठीक है, अब क्या हुआ? इनकी सरकार तो चली गई, राजीव गांधी सरकार चली गई। इनके बाद 1989 में ही दूसरी सरकार जो बनी वो बनी VP सिंह की। किनकी बनी? VP सिंह की सरकार बनी। ठीक है, अब इनकी जब सरकार बनी तो ये सरकार ने फिर से कोशिश की। क्या कोशिश की इन्होंने? कि हम एक काम करते हैं, हम भी क्या करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बिल लेके आते हैं। तो नवंबर 1989 की बात है, इनने भी फिर से एक बिल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? बिल इंट्रोड्यूस किया। कहाँ किया इन्होंने? तो बिल इंट्रोड्यूस किया सदन में। और वो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद कुछ ही समय बाद इनकी सरकार गिर जाती है ना। क्या हो जाता है? गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है पूरी। ठीक है, सरकार गिर गई। तो अब आप क्या बोलोगे? डिसॉल्व, सरकार गिर गई। और जब कभी सरकार गिरती है और उस समय पेंडिंग में जितने भी बिल होते हैं, आप समझ लीजिएगा अभी से कि कभी मान लीजिए, जैसे जो अभी एग्जांपल बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, है ना, केंद्र में एक कोई बिल लेकर आ रही थी, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर? लोकसभा में या राज्यसभा, XYZ, जहाँ पर भी, दोनों सदन में से कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, पता चला कि वो सरकार गिर गई उस समय, तो वो बिल जिस प्रोसीजर में जहाँ तक होगा वहीं पे वो कैंसिल मान लिया जाएगा, मतलब उसको उसके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में था, राज्यसभा से फेल कर दिया, मतलब उसको पारित नहीं किया, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? अल्टीमेट। मतलब ये इसके प्रोसीजर अलग है कि राज्यसभा वापस भेजती है वगैरह वगैरह, उस पर डीप में नहीं जाना। आप तो ये समझिए कि अगर मान लीजिए राज्यसभा नहीं मानती या लोकसभा नहीं मानती, जो भी कोई नहीं मानेगा, तो भी हम उसको बिल को पास नहीं मानेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये फिर आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब आपका कानून नहीं बना, कोई एक्ट नहीं बनता। तो ये 2 सरकार की कंडीशंस थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, भारत सरकार में, मतलब हमारे भारत में जो एक सरकार बनती है वो बनती है 1991 में, आपकी PV नरसिम्हा राव की सरकार। किनकी? PV नरसिम्हा राव की सरकार। और ये जो PV नरसिम्हा राव की सरकार है, ये सरकार, आप इसके बारे में एक फैक्ट अगर चाहें तो याद रख लीजिएगा कि PV नरसिम्हा राव की सरकार जो है, ये एक ऐसी सरकार है जो पहले बार भारत में अल्पमत की सरकार थी। कैसी थी? अल्पमत की सरकार थी, और उसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है उनके बारे में क्या याद रखेंगे कि अल्पमत से बनी सरकार, मतलब फुल मेजोरिटी इनके पास नहीं थी, अल्पमत से बनी सरकार ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए, मतलब अपना कार्यकाल पूरा किया है। वो सरकार किनकी थी? PV नरसिम्हा राव की सरकार। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
और पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी वो एक्ट लेके आते हैं, मतलब आपका एक्ट से मतलब है कि आपका बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या करते हैं वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और फाइनली धीरे धीरे करके ये बिल जो होता है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है।